सो नेक्स्ट प्रोसेस लिखेंगे क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी, इसी को सिंपल टर्म में फजान्स रूल बोलते हैं। तो देखो बेसिकली हम इसमें आयनिक करेक्टर और कोवेलेंट करेक्टर को कंपेयर करते हैं। पहले आपको बेसिक रूल समझना है कि कंपैरिजन करते कैसे। तो लेटेस्ट से हमने ये कैटायन लिया और ये कैनायन लिया हुआ है। अगर इन कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा तो हम इसे आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में डालते हैं, या ये 100% आयनिक करेक्टर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में कोई पोलराइजेशन नहीं हो रहा है एंड दे आर बिहेविंग लाइक पॉइंट चार्जेस, और उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम कर रहा है। तो उसको हम लोग सिंपल टर्म में आयनिक करेक्टर बोलते हैं। ठीक है। दूसरे केस में अगर हमारा ये कैटायन है और ये एनायन है, और एनायन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लेट से पोलराइज हो जाती है, कैटायन ने एनायन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पुल कर लिया और फिर इसकी शेप ऐसे डिस्टॉर्ट हो गई, ओरिजिनल शेप से ये चीज़ डिस्टॉर्ट कर गई। तो ये जो हमारा नया सेटअप बना, इसको हम लोग इसकी वजह से क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोलराइज हो गई, मतलब ये टुवर्ड शेयरिंग वाले मोड में जा रही है। समझ आ पा रहा है पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनायन की है, ये कैटायन की तरफ पोलराइज होनी स्टार्ट हो गई। ये जितनी ज़्यादा पोलराइज होती चली जाएगी, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पोलराइज होती चली जाएगी, उतना ज़्यादा हम लोग यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर फॉलो करेंगे। समझ आया पॉइंट पहले? तो यानी कि इस कैरेक्टर से इस कैरेक्टर की तरफ जितना डेविएशन होता चला जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा, या उल्टा, अगर इतना जितना कम डेविएशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर होगा। तो फजास रूल की हेल्प से आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल से विदाउट कैलकुलेटिंग देयर एग्जैक्ट वैल्यूज। डाइपोल में तो एग्जैक्ट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर लेते थे, बट इन केस ऑफ फजास रूल हम केवल कंपेयर करेंगे कि आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है या कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है। तो उसके लिए पहले दो टेक्निकल टर्म अप्लाई करते हैं हम लोग। एक टर्म होता है पोलराइजिंग पावर। सबसे पहला टर्म लिखिए, पोलराइजिंग पावर। तो ये कैटायन की पावर होती है, पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन की पावर होती है, जिससे ये अपनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, या एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है। सो राइट ऑन, इट इज पावर ऑफ द कैटायन, it is power of the cation by which it is power of the cation by which it can pull electron density of anion, electron density of anion towards itself. It is power of the cation by which it can pull electron density of anion towards itself. ठीक है। तो अब आपको डायरेक्टली समझ आ रहा होगा कि पोलराइजिंग पावर जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में डिस्टॉर्शन उतना ज़्यादा आएगा, तो हम मोर कोवेलेंट कैरेक्टर की कैटेगरी फॉलो करेंगे। तो अपने पॉइंट में लिख लीजिए, more the polarizing power, more the polarizing power, more is the covalent character. More the polarizing power, more is the covalent character. तो जो फजान रूल है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट से वर्कआउट करेगा। हम पोलराइजिंग पावर चेक करेंगे, अभी उसके रूल्स बताता हूँ। दूसरा टर्म हम लोग यूज करते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर जो है वो कैटायन की पावर है, जिससे वो एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। ऐसे एक टर्म है पोलराइजेबिलिटी, ये एनायन की टेंडेंसी है। एनायन की टेंडेंसी की वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करेगा। कैटायन के पास पावर है इलेक्ट्रॉन पुल करने की, और एनायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जो एनायन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, उसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब दैट आप लिख लीजिए, इट इज टेंडेंसी ऑफ एनायन, it is tendency of anion to lose its electron density. It is tendency of anion to lose its electron density. और फिर सेम लॉजिक, एनायन की जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लूज करने का नेचर होगा, उतना ज़्यादा सेकेंड केस डोमिनेट करेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा।
So it is tendency of anion to lose its electron density. It's the same logic. More the polarizability, more is the covalent character. More the polarizability, more is the covalent character. ये पॉइंट समझ में आया आपको? जितना ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा. सो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं. दिस इज कॉल्ड फजार्स रूल. फजार ने ऐसे टोटल 4 रूल्स बताए हुए हैं, हम लोग वन बाय वन करके नोट करेंगे. पहला रूल लिखिए, साइज ऑफ कैटायन. द रूल से स्मॉलर द कैटायन, smaller the cation, smaller the cation, more is the polarizing power. मोर इज द पोलराइजिंग पावर. मतलब कैटायन जितना छोटा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी. एंड ऑटोमेटिकली मोर इज द पोलराइजिंग पावर, इट सिंपली मीन्स मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. ये तो अपना पहले ही रूल सिखा रखा है मैंने. सो मोर इज द पोलराइजिंग पावर, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर. समझ गए बात? अब पोलराइजिंग पावर ज़्यादा क्यों होगी ये समझिए आप ज़रा. अगर कैटायन छोटा होगा तो उसके न्यूक्लियस से एनायन के न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी. और आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में क्या काम करता है? डिस्टेंस 1/4πε0 Q1 Q2 R² होता है फोर्स. तो जितनी कम डिस्टेंस होगी पुलिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी. तो कैटायन का साइज जितना छोटा होगा तो उसके न्यूक्लियस से एनायन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो कम हो जाएगी. तो पुलिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी. पुलिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा मीन्स कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा. ठीक है. अब जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल के साथ लिखें तो एग्जाम्पल में देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है, हमने कंपाउंड लिए LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl. ठीक है. तो एनाइन तो देखो सब में कॉमन है, कैटायन से कंपेयर कर रहे हैं तो हम सबसे पहले अगर साइज चेक करें तो Li+ का साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा साइज Na+, उससे बड़ा साइज K+, फिर उससे बड़ा साइज Rb+, लास्ट में सबसे बड़ा साइज CS+. साइज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया पहले? बस. अब साइज अगर जिसका ज़्यादा है तो उसकी पोलराइजिंग पावर अपने आप कम हो गई. जिसकी पोलराइजिंग पावर कम हो गई तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर अपने आप लिखा जा सकता है. अब अगर हमें कोवेलेंट कैरेक्टर लिखना है तो हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा? LiCl का. और लोएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसका हो जाएगा? CaCl का. समझ आया कॉन्सेप्ट? अगर हम पहला फजान का रूल अप्लाई कर देंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आ जाएगा LiCl, NaCl, KCl, RbCl एंड CaCl. एंड ऑटोमेटिकली अगर आप आयनिक कैरेक्टर लिखोगे तो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट हो जाएगा. समझ आ गई टेक्निक? दिस इज फर्स्ट रूल ऑफ फजान. The second rule is charge of cation. So more the charge on cation, more is the polarizing power, more is the covalent character. तो देखो कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उसके इलेक्ट्रॉन पुल करने की पावर उतनी ज्यादा हो जाएगी. और पुल करने की पावर ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगा. तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. अब देखो इसको भी अगर करें, कंपेयर करें हम लोग NaCl, MgCl2 और AlCl3 के लेटेस्ट से कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप चार्ज कंपेयर कर लो. तो चार्ज में Na+ है, Mg2+ है और Al3+ है. तो सबसे ज़्यादा चार्ज Al3+ पे हो तो चार्ज का ऑर्डर ये बना. तो अब यहाँ पे अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखेंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर लिए मैक्सिमम फॉर AlCl3, मिनिमम फॉर NaCl. या अगर यहीं पे आयनिक कैरेक्टर लिखोगे तो एक्जैक्टली उल्टा कर देना. तो अगर आप कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करोगे भी यहाँ पे तो इट इज मैक्सिमम फॉर AlCl3 क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज उसी के पास है, एंड मिनिमम फॉर NaCl. आयनिक कैरेक्टर देखेंगे तो एक्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा. ठीक है. दो रूल क्लियर. इसके बाद थर्ड रूल फॉलो करते हैं. दिस इज फॉर साइज ऑफ एनायन. साइज ऑफ एनायन. तो देखो एनायन के केस में बता रखा है पोलराइजेबिलिटी होती है. तो एनायन का साइज जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी आसानी से लूज कर जाएगा. और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से लूज करेगा तो उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी. तो ऑटोमेटिकली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. अपने केस में देखो, लार्जर द साइज, larger the size of anion, more is the polarizability. Larger the size of anion,
more is the polarizability, और अगर ऐसा होगा तो ऑटोमेटिकली more is the covalent character. So larger the size of an anion, more is the polarizability, more is the covalent character. ठीक है. अब देखो फिर से अगर हम लोग कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करें, अब साइज ऑफ एनायन से कंपेयर करना है. ठीक है. तो लेट अस से वी आर गोइंग टू कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर लेट्स से NaF, NaCl, NaBr, NaI. मतलब कैटायन फिक्स कर दो. कंपेयर द कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर NaF, NaCl, NaBr एंड NaI. ऑटोमेटिकली देखो सबसे बड़ा साइज किसका है इसमें, आयोडीन का. तो अगर हम यहाँ पे साइज कंपेयर करेंगे, F माइनस सबसे छोटा है, फिर Cl माइनस है, फिर Br माइनस है, फिर I माइनस है. तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर लिखेंगे तो इट विल बी हाईएस्ट फॉर NaI. समझ आई कॉन्सेप्ट. अब अगर आप यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करेंगे तो NaF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा और NaI का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा. तो कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर NaI विल बी मैक्सिमम. समझ गए. क्योंकि साइज ऑफ एनायन जो है वो सबसे बड़ा है, तो पोलराइजेबिलिटी I माइनस की सबसे ज़्यादा हो गई, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाईएस्ट हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद फोर्थ रूल फॉलो करते हैं. जब इन तीन रूल्स में टाई होने लगता है या कुछ क्लियरिटी नहीं आती तो एक और रूल फॉलो करते हैं. दिस इज कॉल्ड सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. इसमें लिखिए cations having pseudo inert gas configurations cations having pseudo inert gas configurations have more covalent character, they have more polarizing power, than a cation having more polarizing power than a cation having inert gas configuration. Having inert gas configuration. Hence more covalent character. Hence cation with pseudo inert gas configuration have more covalent character. Have more covalent character. ठीक है. अब जैसे देखो फिर से अगर हम कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करें लेट्स से KCl और NaCl में, पहले आप लोग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन समझ पा रहे हो. तो सबसे पहले मैं आपको पहले कॉन्फिगरेशन का आइडिया बताऊं. अगर हमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन कंपेयर करना है या पहले कॉन्फिगरेशन समझना है, तो सबसे पहले अगर हम चेक कर रहे हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, तो लेट अस से यू राइट द कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर प्लस. हमने कॉपर प्लस का कॉन्फिगरेशन अगर लिखा तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 0 3d10. 4s 0 मत लिखो, सीधे 3d10. तो आप इसमें देखो कि थर्ड शेल जो है वो कंप्लीट 18 इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं. थर्ड शेल के अंदर अगर आप देखोगे यही सी वैलेंस शेल है और वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8. तो ये हमारा सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है. इसी के अगेंस्ट में अगर आपको इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन लिखना है तो आप K प्लस का कॉन्फिगरेशन लिख के देख लो.
तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि इनर्ट गैस और सूडो इनर्ट गैस में अंतर क्या है। अब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो K प्लस के लिए लिखो, इट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ पे देखो कि इसकी जो वैलेंस शेल है दैट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो जिस भी कैटायन के पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जिसमें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। समझ आई टेक्निक? तो अब यहाँ पे अगर हम फिर से सीधे सीधे कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करें, तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए, कंपेयर कोवेलेंट कैरेक्टर फॉर लेट अस से KCl एंड CuCl। तो आपको सीधे ही सीधे समझ में आ रहा है कि इसमें CuCl का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटेशियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और कॉपर का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और इसी में अगर दूसरा सवाल लिखे लेट अस से MgCl2 एंड ZnCl2। MgCl2 एंड ZnCl2, उसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। MgCl2 का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, ZnCl2 का सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ZnCl2 मोर कोवेलेंट होगा। समझ गए? नेक्स्ट हम लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो देखो जिस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है वो वाटर को अपनी तरफ ज़्यादा पोलराइज करता है, और इस इंटरेक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसमें लिखो, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released due to interaction of, it is the amount of energy released due to interaction of ion with, interaction of ion with water, और वाटर के ब्रैकेट में लिख लो डाइपोल। क्या लिखेंगे, ion having smaller size, ion having smaller size and more charge have more polarizing power, ion having smaller size and more charge have more polarizing power, have more polarizing power, hence stronger interaction with water, hence stronger interaction with water, hence more hydration energy। ठीक है, अब इसको जरा समझ लीजिए प्रोसेस से। जैसे हमारे पास ये Li प्लस आयन है, दिस इज केटायन। अब इसको अगर वाटर एज एन डाइपोल सराउंड कर रहा है, तो यहाँ पर देखो अगर हमने वाटर लिखा है तो वाटर इज अ डाइपोल, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये डाइपोल हो गया। तो डाइपोल को अगर हम ऐसे, डाइपोल को अगर हम ऐसे दो पोलर पोल्स की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये प्लस ये माइनस, तो हमारे लिए डाइपोल हो गया। तो अब Li प्लस का आयन डाइपोल, Li प्लस का इस डाइपोल के साथ इंटरेक्शन होगा, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो द लॉजिक इज कि यहाँ पे जो Li प्लस है वो वाटर से इंटरेक्ट होके Li प्लस एक्वस फॉर्म बना रहा है, और इस प्रोसेस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसी को हम लोग बोल रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये इंटरेक्शन जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और इंटरेक्शन किस बात पे डिपेंड करेगा कि इस आयन की कितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर है। जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी इतने ज़्यादा वाटर को अपनी तरफ पुल करेगा, और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? अब यहीं पे हम लोग अलग अलग तरीके के क्वेश्चन डील करते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो कंपेयर साइज ऑफ आयंस इन aqueous medium. Compare size of ions in aqueous medium. ये इसी को हम लोग टेक्निकल टर्म में हाइड्रेशन रेडियाई बोलते हैं. कंपेयर साइज ऑफ आयंस इन aqueous medium, इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेशन रेडियस. फॉर Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस. Compare size of ions in aqueous medium, that is hydration radius for Li plus, Na plus, K plus, Rb plus and Cs plus. तो देखो अगर हम सबसे पहले साइज इन गैसेस पे चेक करें तो गैसेस फेज में सबसे बड़ा साइज सीजियम का, फिर रुबिडियम का, फिर के प्लस, फिर Na प्लस, फिर Li प्लस, यानी Li प्लस का साइज सबसे छोटा है. तो अब अगर हम यहीं पे पोलराइजिंग पावर चेक करेंगे, अगर हम यहीं पे पोलराइजिंग पावर चेक करेंगे ये उल्टा ऑर्डर हो जाएगा. पोलराइजिंग पावर विल बी हाईएस्ट फॉर Li प्लस क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है. अब जिसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो अगर हम ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर लिखेंगे तो एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा. तो पोलराइजिंग पावर Li प्लस की सबसे ज़्यादा होगी. तो अब अगर हम साइज इन एक्वस मीडियम चेक करेंगे, ये ऐसी को हाइड्रेशन रेडियाई बोलते हैं, तो ये Li प्लस के लिए सबसे ज़्यादा आ जाएगी. ठीक है, क्लियर होगी बात. तो अगर हम साइज इन एक्वस मीडियम चेक करेंगे Li प्लस एक्वस का साइज सबसे बड़ा होगा, Na प्लस एक्वस साइज उससे छोटा, K प्लस एक्वस उससे भी छोटा, Rb प्लस एक्वस उससे भी छोटा और Cs प्लस एक्वस सबसे छोटा साइज होगा. एक्वस मीडियम में सबसे बड़ा साइज लिथियम का, सबसे छोटा साइज सीजियम का. ठीक है, अब इसी से अगर हम दो फैक्टर और कंपेयर कर लें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या आयनिक मोबिलिटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड आयनिक मोबिलिटी. तो एक्वस मीडियम में जिस आयन का साइज सबसे छोटा होगा उसके मूव करने की कैपेसिटी हाईएस्ट होगी या फास्टेस्ट मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई रहेगी. उसमें अगले पॉइंट में लिख दो आयन हैविंग स्मॉलेस्ट साइज, ion having smallest size and more charge in aqueous medium ion having smallest size and more charge in aqueous medium. एक मिनट ऐसे लिखो, सबसे पहले लिखो ion having smallest size in aqueous medium have more ionic mobility. Ion having smallest size in aqueous medium have more ionic mobility. The ion having smallest size in aqueous medium have more ionic mobility, hence more electrical conductivity. दूसरे पॉइंट में लिख लो ion having more charge have higher electrical conductivity. Ion having more charge have higher electrical conductivity. तो वैसे तो ये सवाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सीखेंगे, बट आप पजांस रूल अप्लाई करके साइज के बेसिस पे ये चीज़ कंपेयर कर सकते हो. तो अगर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है इसको, तो क्वेश्चन में लिखो कंपेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड आयनिक मोबिलिटी फॉर कंपेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड आयनिक मोबिलिटी फॉर
LiCl, NaCl, KCl, RbCl and CaCl in aqueous medium. तो सिंपल लॉजिक है, एक्वस मीडियम में साइज का ऑर्डर हम लोग पहले ही लिख चुके हैं। जिसका एक्वस मीडियम में साइज सबसे छोटा होगा, चार्ज तो सब पे सेम है, उसके लिए आयनिक मोबिलिटी हाईएस्ट हो जाएगी। तो आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सीजियम के लिए सबसे ज़्यादा, और जिसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा आएगी उसी के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आयनिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दो अलग अलग क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट दोनों के लिए सेम ही लगाना है। तो अगर यहाँ पे आयनिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करेंगे तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसके लिए आएगी, सीजियम के लिए, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा जाएगी सीजियम क्लोराइड की। बिल्कुल सेम लॉजिक से कंपेयर आयनिक मोबिलिटी तो इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, एंड इफ वी कंपेयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो वो सबसे ज़्यादा सीजियम के लिए आ जाएगी। समझ आ गई टेक्निक। फिर राइट द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी, तो सीजियम सबसे ज़्यादा, फिर Rb प्लस, के प्लस, Na प्लस, Li प्लस, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चेक करेंगे तो उसका जिसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा उसी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आ जाएगी CsCl के लिए, उसके बाद RbCl, लास्ट में KCl एंड LiCl, KCl, NaCl एंड LiCl। ठीक है, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम ऑल्दो सीजियम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन। अगर आपको ये फैक्टर एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली आपको बताना है कि रिडक्शन पावर लिथियम की कैसे ज़्यादा हो रही है। तो आप देखो, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो बेसिकली रिड्यूसिंग पावर का मतलब उनकी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम देखो सीजियम को पहले आयोनाइज करा रहे हैं तो Cs प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इसमें आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, लेट अस से Al से प्लस एक्स। उसके बाद जो सीजियम प्लस है वो एक्वस मीडियम में वाटर के साथ सीजियम प्लस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लोग हाइड्रेशन एनर्जी बोल रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है लेटेस्ट से -y। ठीक है, तो इस पूरे नेट प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। अब यही काम अगर हम लिथियम के लिए करते हैं तो लिथियम के केस में नो डाउट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है सीजियम से, बट जो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम यही चीज़ अब लिथियम के लिए अप्लाई करें तो लिथियम पहले आयनाइज होकर Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया, इसकी एनर्जी लेटेस्ट से P है आयोनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद Li प्लस वाटर के साथ इंटरेक्ट करके Li प्लस एक्वस बना रहा है, उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लेट से Q है, तो उसकी ये जो नेट वैल्यू आ रही है दैट इज P माइनस Q। अब देखो, अगर मैथमेटिकल कंपैरिजन बताऊं तो मुझे पता है सबसे पहले कि वैल्यू ऑफ x जो है वो y से कम है, बट जो मॉड वैल्यू ऑफ q है वो p से बहुत ज़्यादा है। तो वो मॉड वैल्यू ऑफ q जो है वो y से बहुत ज़्यादा है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की सीजियम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसका नेट रिजल्टेंट ये आ रहा है कि जो नेट एनर्जी बन रही है P माइनस क्यू, उसकी जो मॉड वैल्यू है वो ग्रेटर देन द मॉड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, यानी कि लिथियम के केस में नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ज़्यादा हो जा रही है, इस वजह से लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने पूरा मैथमेटिकली लिख दिया है, सिंपल लॉजिक में लिखना है तो इट इज लिखेंगे इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। अगर पूरा एक्सप्लेनेशन समझना है तो मैंने कंप्लीट लिखा आपके लिए, सिंपलेस्ट टर्म में समझना है तो इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम। तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जो सीजियम से लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि जो सीजियम से आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप भी बना था वो भी यहाँ की हाइड्रेशन एनर्जी ने कॉम्पनसेट कर दिया। ठीक है, समझ आया। अब बिल्कुल ऐसे ही एक आइडेंटिकल क्वेश्चन होता है फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन डील करें, क्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्वस मीडियम ऑल्दो क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन। तो ये भी देखो हाइड्रेशन एनर्जी से एक्सप्लेन होगा। सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक करके क्लोरीन एटम में जाएगा, हाफ ऑफ क्लोरीन गिव्स एफ एटम गैसेस फॉर्म में। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लिखेंगे ये हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा। दिस आई से अज्यूम दैट से एक्स। क्लोरीन गैसियस एटम जो बना उसने इलेक्ट्रॉन गेन करके एफ माइनस बनाया गैसियस फॉर्म। ये आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई सिंपली। अब अगर इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे तो ये वैल्यू लेट से माइनस वाई। और उसके बाद जो एफ माइनस गैसियस फॉर्म है इसको अगर हमने वाटर में ऐड किया तो ये एफ माइनस एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये हाइड्रेशन एनर्जी हो गई आपके लिए, ये वैल्यू लेट से माइनस जेड। इन तीनों का रिजल्टेंट बना एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये रिजल्टेंट एनर्जी बनी। ठीक है, समझ गया ना, मतलब तीनों का सम लिख दिया है मैंने। अगर ध्यान से देखो तो इट इज हाफ ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, इसका समेशन लिख रहे हैं हम लोग। एक्स माइनस वाई माइनस जेड फॉर्म में जा रहा है। अब यही काम एग्जैक्टली क्लोरीन के साथ करेंगे। You do the same thing for chlorine. तो क्लोरीन के केस में देखो बॉन्ड एनर्जी जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है थोड़ी सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी ज़्यादा है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो आई राइट द सेम थिंग फॉर Cl2, तो ये Cl एटम में कन्वर्ट हुआ, दिस वैल्यू इज लेट से P। फिर Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाया, दिस इज लेट से Q। फिर Cl माइनस ने वाटर के साथ रिएक्शन करके Cl माइनस एक्वस बनाया, दिस इज लेट से R। ये वैल्यू होगी P माइनस Q माइनस R। अब देखो अगर हम कंपेयर करें सबसे पहले तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2 जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 से ज़्यादा होती है। दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन। क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ भी कम होती है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होती है। नॉर्मली बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज डिफरेंट। तो क्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2 जो है वो नॉर्मली बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 से ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन में लोन पे रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाता है। एक रिजल्ट। इसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि हाइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन के लिए ज़्यादा होती है, तो मॉड वैल्यू ऑफ क्यू जो है वो वाई से ज़्यादा होती है। लेकिन ये दो फैक्टर एक जैसे हैं, बट तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मॉड वैल्यू ऑफ जेड है वो मॉड वैल्यू ऑफ आर से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मैथमेटिकली तो ऐसे लिखेंगे, सिंपल टर्म में लिखना है तो उसका लॉजिक क्या होगा, इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। इट इज ड्यू टू, अगर एक लाइन में ये चीज लिखनी है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। इट इज ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की हाइड्रेशन एनर्जी क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आ रही है, इस वजह से नेट में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्लोरीन के केस में ज्यादा हो जा रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यही कॉन्सेप्ट हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एक्सप्लेन कर देंगे, बट अगर इनऑर्गेनिक से इसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो वील एक्सप्लेन विद हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे अगर पिछले वाले सवाल के लिए, तो लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, एंड सिमिलरली फ्लोरीन का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। वो उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन है, बट अगर हम बॉन्डिंग के बेसिस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो इट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद देखो आपको क्लियरली समझ आ गया कि पजान रूल से हम लोग आयनिक करेक्टर और कोवलेंट करेक्टर कंपेयर करेंगे, तो हर वो प्रॉपर्टी जो आयनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर होती है वो ऑब्वियसली सुपरसीड कर जाएगी। अगर आयनिक करेक्टर बढ़ेगा और अगर कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा तो कोवलेंट वाली प्रॉपर्टी सुपरसीड करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन लिख लीजिए सबसे पहले, SnCl2 is more soluble in water. SnCl2 is more soluble in water. SnCl2 is more soluble in water than SnCl4. Why? तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, SnCl2 में Sn2 प्लस फॉर्म है, चार्ज कम है तो मोर आयनिक करेक्टर।
SnCl4 का कैटायन SN4 प्लस है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। और आपको पता है कि आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होती है, तो SnCl2 विल बी मोर आयनिक, hence more soluble in water। समझ आया कॉन्सेप्ट? आयनिक कंपाउंड्स की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, SnCl2 ज़्यादा आयनिक आ रहा है इसलिए वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होगा।